हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। मैं लोकेंद्र करण। जिस तरह हम मुगल काल पढ़ रहे थे, इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ रहे थे, हमने मुगल काल में बाबर पढ़ा, ट्रिक के साथ पढ़ा कि 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल गया, 29 में घर गया और 30 में जाकर गया मर। ट्रिक के साथ हमने उसे आसानी के साथ हमने उस बाबर को याद किया। उसी तरह हमने बाबर के पुत्र हुमायूं को भी याद किया कि किस तरह उसे याद करने की बीमारी नहीं थी, उसकी बीमारी थी याद नहीं रहता था, तो उसे एबीसीडी याद हुई थी। कौन सी? डीसी एमबीसी। डी से दोहरिया का युद्ध, सी से चुनार का घेरा, सी से चुनार का दूसरा घेरा, सी से ही चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, और फिर एम से मच्छीवाड़ा का युद्ध, बी से बिलग्राम का युद्ध और एस से सरहिंद का युद्ध। और 24 जनवरी 1556 को हो गई थी हुमायूं की मृत्यु। इस तरह हमने ट्रिक के साथ हुमायूं को किया पूरा कंप्लीट। अब करते हैं हमारे हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में, अकबर के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर एक बड़ा टॉपिक है, तो शायद मैं इसे दो पार्ट में बनाना पड़ सकता है वीडियो। पहले तो मैं इस वीडियो में आज इसका पूरा बैकग्राउंड हम तैयार कर लेंगे और कल की वीडियो में हम इसको पूरे युद्ध में बारे में जान लेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके नाम से आधे से ज्यादा इसकी जीवन परिचय बता देता हूँ। अ से अकबर, अ से ही अनपढ़, अ से अकबर, अ से अनपढ़, अ से अकबर, अ से अमरकोट। अमरकोट ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अ से असीरगढ़, असीरगढ़। क से कल्लानौर, कल्लानौर। ब से बेराम खा, बेराम खा। र से रुकिया बेगम, रुकिया बेगम। चलिए अब ये क्या है, सबसे पहले हम इसके जन्म परिचय पर आते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था इसका 15 अक्टूबर 1542 के दिन। कहाँ पे हुआ? अमरकोट में। अमरकोट, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान। अमरकोट का उस समय शासक था वीर साल। इतना डीपली कोई नहीं पूछता है, फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इसको याद रख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में क्या होगा? इसका जन्म होगा। अ से अनपढ़ हो गया, र से अमरकोट में इसका जन्म हो गया। अब इसके जन्म की डेट को मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इस भाईराम का होगा जन्म। किसका? अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं इसके बाप ने हमें बुलाया खाना खाने के लिए, तो खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। तो 15 अक्टूबर को आ जाएगा विश्व हाथ धुलाई दिवस। विश्व हाथ धुलाई दिवस। फिर इसी के दिन 15 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ इसी 15 तारीख को। एपीजे अब्दुल कलाम का क्या हुआ? इसी दिन जन्म हुआ। इसी इनके जन्मदिन के पर हम 15 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? विद्यार्थी दिवस भी बनाते हैं। ये आपके कुछ करंट के नॉलेज है जो काम आ जाएगी। विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर के दिन। हाथ धो दिए। अब 16 अक्टूबर को क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। एक दिन बाद क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे हाथ धोने के बाद। तो 16 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। ये लीजिए कुछ इंपोर्टेंट बातें मैंने आपको यही बता दी इसके जन्म से बारे में। अब तो आपको याद हो ही जाएगा जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 के दिन। अब इसका हो गया जन्म। इसका माता पिता के बारे में पूछ ले तो माता पिता वही, पिता हो जाएगा हुमायूं और माता हो जाएगी हुमायूं और हमीदा बानो। इसे हमीदा बानो भी कह सकते हैं और हमीदा बेगम भी कह सकते हैं। इन दोनों का विवाह कब हुआ था? तो इन दोनों का विवाह 1541 के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में इनका विवाह हुआ था। किससे? इसकी हमीदा का विवाह हुआ था हुमायूं के साथ 1541 में 29 अगस्त के दिन। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर उनका जन्म हुआ था। तो बाप और बेटे किसी के साथ ही आए थे। ये आए थे अपने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 15 अक्टूबर को। इनका विवाह होगा इन दोनों का 29 अगस्त और 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ये हो गया हमारे इसका जीवन परिचय से रिलेटेड।
अब बात करते हैं हम इसके राज्याभिषेक के बारे में। रुकिया बेगम, मैं एक बार यहाँ से आपको रुकिया बेगम के बारे में भी बता देता हूँ। चल, रुकिया बेगम, रुकिया बेगम, रुकिया बेगम कौन थी? अकबर के चाचा कौन? हिंगाल, हिंगाल की पुत्री थी रुकिया बेगम। और 9 वर्ष की आयु में अकबर ने क्या किया था? इससे विवाह किया था। केवल 9 वर्ष की आयु में अकबर ने अपने चाचा की पुत्री रुकिया बेगम के साथ क्या किया था? विवाह किया था। चलिए, ये हो गया आपके रुकिया बेगम। और कल्लानौर की बात है तो अभी मैं आपको कल्लानौर के बारे में भी बताता हूँ कि कल्लानौर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। और असीरगढ़ हो जाएगा भारत पर अंतिम आक्रमण अकबर का से असीरगढ़। अब इसके राज्याभिषेक के बारे में हम करते हैं बात। राज्याभिषेक, अगर अकबर को आप याद करना चाहते हो या किसी हिस्ट्री में किसी को भी अगर आप याद करना तो उसको आप सन वाइज चलिए, टाइम टू टाइम पीरियड चलिए, ऐसे नहीं अब यहाँ पे ना वहाँ पे। अगर आप कंटिन्यू चलते रहोगे उस टाइम पीरियड में ये होता रहा लगातार तो आपको आसानी से याद होगा। जहाँ पे भी याद नहीं होगा वहाँ आपको ऑटोमेटिकली अगर आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब करते हैं इसके राज्याभिषेक की बात। कब? 14 फरवरी, 14 फरवरी को 1556 में इसका होता है राज्याभिषेक। इसके पिता कब मरते हैं? हुमायूं 26 जनवरी के दिन 1556 में इसके पिता की हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। ये इस समय कहाँ था? अगर आपसे पूछ ले तो उस समय बैरम खां दोनों थे, बैरम खां और अकबर। अकबर का संरक्षक कौन हो जाएगा? बैरम खां। ये दोनों थे कल्लानौर। यहाँ पे आ गया अपना कल्लानौर, कल्लानौर, ये वाला ख से कल्लानौर। इस समय ये अफगानों पे हरा रहे थे, बैरम खां दोनों मिलकर अफगानों को पराजित कर रहे थे। बैरम खां को खबर मिली कि 26 जनवरी 1556 को क्या हो चुकी है? अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो बैरम खां ने क्या किया? ईंटों का सिंहासन बनाया और उसके ऊपर अकबर को बैठा दिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि ईंटों का सिंहासन पर किसका राज्याभिषेक हुआ है तो ईंटों के सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। ठीक, ये हो गया इसके राज्याभिषेक के बाद। अब हम करते हैं इसके आगे की बातें। धीरे धीरे चलते जाओ। अब इसका राज्याभिषेक हो गया। अब हमको इसके बारे में पढ़ना क्या है तो अभी पहले वो देख लेते हैं। 1556 में इसका राज्याभिषेक हो गया तो 56 से 60 तक ये रहेगा किसके? बैरम खां के संरक्षक में। बैरम खां के क्या रहता है? संरक्षक में रहता है। फिर 60 से 72 तक बैरम खां की मृत्यु हो जाएगी। तब रहेगा ये पेटीकोट सरकार या महिलाओं के पीछे। पेटीकोट सरकार क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि अकबर इस समय भी छोटा था और महिलाओं की बातें, अपने दाई माँ की बातें अवश्य सुनता रहता है, इसलिए पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। पेटीकोट सरकार या हरमदद, हर मदद इसे कहा जाता है। सॉरी 62 है। फिर बात करें हम, अब ये खुद दास बना हुआ था। पहले बैरम खां का दास बना हुआ था, फिर और दाहिमा का दास बना था। तो अब ये 62 में क्या कर देगा? आप सनवाइज चलते रहना। 1562 में ये दास प्रथा ही समाप्त कर देगा। दास प्रथा ही क्या कर देगा? ये समाप्त कर देगा। ये खुद पहले बैरम खां का संरक्षक बना हुआ था, फिर औरतों का संरक्षक बना, तो ये दास बन के पक चुका था, तो इसने दास प्रथा पहले ही समाप्त कर दी। फिर 1563 की बात करें हम तो 3 आ रहा है और इधर भी आएगा 3, तो 3 से तीर्थकर, तीर्थकर भी ये क्या कर देगा? समाप्त। हिंदू कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते थे उस समय जो कर लगता था तो अकबर ने वो तीर्थकर भी इधर क्या कर दिया? समाप्त। और 1564 में ये करेगा जजिया कर समाप्त। जजिया कर समाप्त। जजिया कर क्या होता है? मुस्लिम शासक द्वारा हिंदुओं से जो कर लिया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं मुस्लिम शासक द्वारा गैर मुस्लिमों से जो कर लिया जाता है उसे जजिया कर कहा जाता है। तो अकबर उस जजिया कर को भी क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और जजिया कर को समाप्त करने के बाद हम हिंदुओं ने इसको क्या दी? अकबर की उपाधि दी थी। इसी के बाद हमने इनको क्या दी? अकबर की उपाधि। अकबर यानी महान, अकबर यानी महान। अगर हमने अकबर इसको नाम याद दिया तो इसका पहले का वास्तविक नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम हो जाएगा बदरुद्दीन। बदरुद्दीन। इसका पूरा नाम पूछ ले तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर,
ये उसका पूरा नाम हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 2-3 बोलोगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। हो गया। अब हम बात करें आगे की, तो 1567-68 में चित्तौड़ पर करेगा ये क्या, अकबर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण। इस टाइम हमसे भी अभी इसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, बैरम खान में मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बैरम, एक बार आपको ये सब याद हो गया था, आपको अकबर पूरा याद से याद हो जाएगा 90%, और 10% हम आगे पढ़ लेंगे। चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, इस समय तीसरा शाखा होगा। फिर 1571 1569 में रणथंभौर पर भी लिख दो, रणथंभौर पर अधिकार, रणथंभौर पर अधिकार कर लेगा, अधिकार। फिर 1571 से 73 के बीच चलेगा ये कहाँ, गुजरात अभियान पर चला जाएगा, गुजरात अभियान पर व्यस्त रहेगा अकबर। फिर बात करें हम वापस यहाँ से 1574 से चलेगा 76 तक ये बंगाल बिहार अभियान, बंगाल बिहार अभियान। फिर बात कर ले हम 1572 में, और लिख दो, अकबर पढ़े और महाराणा प्रताप का नाम न ले, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो 72 और 73 साथ में लिख दो यहाँ से, 72 में भी और 73 में भी 4 दल भेजता है। किसके खिलाफ 4 दल भेजेगा, अकबर को महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। जलाल खां को भेजेगा, फिर मानसिंह को भेजेगा, फिर भगवंत दास को भेजेगा और टोडरमल को भेजेगा। फिर 1575 किसकी, इबादत खां की स्थापना करता है। 1571 में और लिख दो, एक लिखो तो आप इधर, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा, फतेहपुर सीकरी की क्या करता है, स्थापना करता है। 1575 इबादत खां की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना करेगा। ये क्या था, अब ये समझते हम। इबादत खाना केवल सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम धर्म के लिए खोला गया था, कि इस्लाम धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत है उसको सही बनाए या उनको सुधारा जाए, इस्लाम धर्म में जो भी नियम है जो गलत है उनको सुधारा जाए, इन पर एक मंच तैयार किया जाए कि उस मंच पर जाए और सभी इस्लाम धर्म के बारे में बातें करे। फिर 1576 इस तारीख को तो कोई भूल ही नहीं सकता, 18 जून 1576 को क्या होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। 1578 में ये क्या करेगा, 3 साल बाद 1575 और 78 इसको क्या करेगा, इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देगा, सभी धर्मों के लिए, अर्थात सभी धर्म एक मंच पर आए, अपने गलत नियमों को सुधारे, उनमें जो भी कुरीतियां हैं उनको हटाए और अपने धर्म का क्या करे, प्रचार करे। तो इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोलेगा, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए खोला। आप बस कंटिन्यू टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड चलते जाओ, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर बात कर ले हम 1581, अब मैं इससे बता देता हूँ। अब देखो 1578 में हो गया है, इसने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए बोला। 1581 को कैसे याद करें, 8 आ रहा है, 8 से यहाँ से क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है 77 के बाद 78, ये 81 को हम अगर ऐसे लिखे तो क्या बनेगा, क बनेगा, क से काबुल याद रखना है आपको, यहाँ 8 ऐसे बनेगा और क से आपको काबुल कर देना है, यहाँ पर ये हो जाएगा काबुल। काबुल पर क्या करेगा, विजय करेगा अकबर। फिर 1582 में आपको याद रखना है, दीन ए इलाही धर्म चलाया, किसने, अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने। फिर वापस 1583 को दीन ए इलाही धर्म चलाया और इलाही सवत चलाएगा 83 में, इलाही सवत चलाया था किसने, अकबर ने। तो आपको बताना है गुप्त सवत था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था, लेकिन वो कब चलाया था ये आपको बताना है कमेंट में। इलाही सवत हो गया। फिर 1585
8 को हमने क से स्टार्ट किया और क से हमें खत्म कर देना 85 पर का ऐसे बनाते हैं। तो कश्मीर विद्रोह वो दबाएगा। इसी टाइम अकबर के जो नौरत्न थे बीरबल उनकी मृत्यु हो जाएगी। कि कश्मीर में जब पहले तो बाबर आया था तब कश्मीर पर ये यूसुफजई जाति का विद्रोह समाप्त किया था, तब तोप खाने का पहली बार हमारे भारत पर क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। और यूसुफजई जाति का इसमें विद्रोह करते कश्मीर जाएगा कौन, बीरबल। यूसुफजई जाति भी पूछ लेता आपसे, आप बता सकते हैं यूसुफजई जाति का विद्रोह समाप्त करने के लिए जब बीरबल जाता है तो इस विद्रोह को दबाने में क्या हो जाती है, बीरबल की मौत हो जाती है। फिर बात कर ले हम 1601 में अ से अकबर और अ से मैंने क्या बताया था आपको, असीरगढ़। यहाँ पे आएगा आपका असीरगढ़ विद्रोह, असीरगढ़ पर विजय। ये भारत पर अंतिम आक्रमण था अकबर का। और 1605 में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। हम या इसके बारे में आगे से पूरी डिटेल से पढ़ते रहेंगे। असीरगढ़ में 1605 में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। एक बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो हमने इस तरह पूरा बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया है। अब हम इसके युद्ध के बारे में पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ में इसको याद कर लीजिए एक बार। आपको 90% याद हो जाएगा, 10% हम अब याद कर लेंगे। चलिए इतिहास को याद करना है तो आपको टाइम टू टाइम चलना ही होगा, टाइम पीरियड आपको याद करना ही होगा। चलिए क्या टॉपिक था हमारा, अकबर। अकबर के जब नवरत्न की बात करें तो हम इसमें नवरत्न के भी बारे में बात कर लेते हैं। अकबर के क्या हो जाएंगे, नवरत्न। नवरत्न को कैसे याद करें, तो आप बात करते रहते हो तो बात में एमडीएच याद कीजिए। क्या कीजिए, नवरत्न में बात में किसको याद करना है, इसके आगे इधर आ जाइए। बात में आपको क्या करना है, एमडीएच को याद करना है। एमडीएच इंडियन कंपनी आती है, वही एमडीएच को आपको याद करना है। एमडीएच बात में, जैसे बी से बीरबल, फिर ए से आसफ खां, से आ जाएगा अब्दुल आसफ खां। यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना लिख देते हैं पहले हम। बेराम खां, अब्दुल रहीम खान खाना इसकी क्या थी, उपाधि थी, खाना। फिर ती से तानसेन को तो आप शायद ही भूलेंगे। बीरबल, अकबर बीरबल तो हम कहते ही रहते हैं। और फिर उसी तरह हम कर देंगे तानसेन। फिर हम बात करें और इस बी को हटा दीजिए, इधर आ जाएगा कौन, ये बेराम खां का इसका सदस्यता था, ये भी इसके नवरत्नों में शामिल था। फिर ये हटा दीजिए और टी से आ जाएगा इधर, फिर में एम और ई नीचे लिखिए। बात में ई से आ जाएगा अपने फर्जी। एम से लिख दीजिए मान सिंह। और बात कर ले हम तो इधर आ जाएगा मुल्ला दो प्याला। ये एक ही है जो इनके नवरत्नों में शामिल था। ये पूरा एक नाम है, मुल्ला दो प्याला। और कौन बचा, ये एच बचा, हकीम हुनान। मान, ये लीजिए। ये हो गए क्या, इसके नवरत्न हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 और बचे, कौन, ये लीजिए ए, आसफ खां और फज्जी। आसफ खां और इसी का भाई हो जाएगा फज्जी। आसफ फ से फज्जी, ये लीजिए 7 और 2 9। इन दोनों को हटा दीजिए। तो बात में आपको क्या करना है, एमडीएच याद करना है, इससे इसके पूरे नवरत्न शामिल हो जाएंगे। ये भी हमने कर दिया इसके नवरत्नों की बात। तो आप ये बोलते रहिएगा बात में एमडीएच। हमने राज्याभिषेक की कर दी। अब करते हैं हम पानीपत की दूसरी लड़ाई। कब राज्याभिषेक हो गया, 1556 में। 24 जनवरी को उसकी मृत्यु होती है, किसके, हुमायूं की। और 14 फरवरी को इसके क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। अब करते हैं हम पानीपत का दूसरा युद्ध। 1556 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का दूसरी लड़ाई।
पानीपत आपको पूछ ले कहाँ है, तो पानीपत है हरियाणा में। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखो, बर आ रहा है, एक तो है बाबर और दूसरा है अकबर। बाबर ने पानीपत की क्या की थी, पहली लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ, ये महमूद लोदी को पराजित किया था और पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। और अकबर आ जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में। एक साइड अकबर का संरक्षक हो जाएगा बैराम खां, दूसरी साइड हो जाएगा हेमू ने पूछ लिया आपको किससे युद्ध लड़े, तो 22 युद्ध लड़े थे हेमू ने। हेमू कौन था ये भी पूछ ले, तो एक नमक व्यापारी था, नमक व्यापारी। अब हेमू आई गया तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ कि हेमू नमक व्यापारी था। जब लोग इसके नमक खरीदते थे तो इसकी योग्यता ऐसी थी कि लोगों को नमक खरीदने के लिए क्या क्या लंबी लाइनें लग जाती थी। तो एक बार राजा गुजर रहा था, उसने अपने सैनिक को भेजा, ये लाइनों को देख करके जाओ देख के आओ लाइनें क्यों लगी हुई है। तो सैनिक आता है, देखता है कि यहाँ तो सिर्फ नमक खरीदने के लिए ये लाइनें लगी हुई है। तब राजा खुद अचंभित होता है, नमक खरीदने के लिए इतनी बड़ी लाइन, मतलब इसमें क्वालिटी देखता है कि अगर फिर वो राजा इसको क्या करता है, इसको अपना मंत्री परिषद बना देता है, अपने मंत्रियों में शामिल करता है। तो ये अपनी क्वालिटी के कारण पूरे राज्य में इसका क्या होता है, प्रचार होने लगता है और राजा की प्रचार डाउन होने लगता है, उसका सम्मान डाउन होने लगता है और ये पूरा एक दिन एक उसका शासक बन जाता है। तो इस तरह हेमू एक शासक बनेगा। इसी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई हरियाणा में होगी। हेमू क्या कहता है, हेमू अपने पूरे शरीर में क्या करता है, कवच पहन लेता है, बस उसकी आंखें होती है जो दिखाई देती है। और बैराम खां क्या करता है, ईरानियों से ये तीरंदाजों को बुलाता है, ईरानियों से क्या बुला देता है, खतरनाक तीर अंदाजों से तीरंदाजों को बुला लेता है। बैराम का अपने तीरंदाजों को क्या कहता है कि हेमू की सिर्फ क्या दिख रही है, आंख दिख रही है कि पूरा शरीर कवच से ढका हुआ है। तो तीरंदाजों को कहता है तुम सिर्फ इस हेमू की आंख पर निशाना बनाओ। तो एक तीर हेमू की जाकर आंख को लग जाता है और हेमू घायल होकर नीचे गिर जाता है। बैराम खां इधर आता है, हेमू को पकड़ लेता है और राजा न होने पर सेना सारी तितर भग जाती है। और तब यहाँ पर कहा जाता है कि बैराम खां ने अकबर को क्या दी, तलवार दी और कहा इस हेमू का गला काट दे। तो कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि अकबर ने हेमू का क्या क्या गला काट दिया, और दूसरी तरफ कुछ मानते हैं इतिहासकार कि अकबर को जब तलवार दी तो अकबर कहता है कि मैं घायल पर वार नहीं करता हूँ, घायल पर वार नहीं करूंगा, नियत पर वार नहीं करूंगा। और इसने कुल मिलाकर इधर हेमू मारा गया। और फिर कहते हैं बैराम खां जब अकबर नहीं मारता है, बैराम खां हेमू को मार देता है। इस तरह हेमू का पराजित हुआ, अकबर की विजय हुई। और अकबर की विजय होने के बाद अकबर ने क्या कौन सी उपाधि अपनाई पानीपत के पास, गाजी की उपाधि अपनाई। गाजी की उपाधि क्या होती है, गाजी की उपाधि मुस्लिम शासक द्वारा हिंदू शासक को मारने पर, जो उपाधि अपनी जाती है उसे गाजी की उपाधि कहते हैं। तो ये था पानीपत का वार हो गया है। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब बैराम खां इसके अकबर के संरक्षक में रह रहा है, तो इन दोनों का आपस में मतभेद होगी, बहुत सी झड़प होगी। कब, 1560 में। 1560 में क्या होगा, एक साइड आ जाएगा, दोनों के बीच झड़प हो जाती है, एक साइड अकबर और दूसरी साइड बैराम खां। ये तो इसका संरक्षक था, ये यहाँ पे इसके खिलाफ कैसे हो गया, तो ये देखते हैं। वहीं हेमू की तरह यही होगा, एक साइड तो अकबर के संरक्षक में था, सारा कार्य कौन करता था, बैराम खां करता था। तो बैराम खां का पूरे साम्राज्य में क्या था, प्रचार था, अकबर का प्रचार नहीं था। तो दोनों के बीच ऐसे मत झड़प हुई, घटना होने लगी। तो अंत में दोनों के बीच क्या होता है, झड़प हो जाती है। और इसमें अकबर की सेनाएं जो बैराम खां को क्या कर देती, पराजित कर देती है और बैराम खां को अकबर के सामने प्रस्तुत करती है। अकबर बैराम खां का संरक्षक था, इसलिए इसे 3 प्रस्ताव देता है। कौन कौन से, या तो तू कन्नौज की क्या कर जागीर संभाल। तो बैराम खां कहता है मेरी क्वालिटी इतनी है कि मैं अपने निम्न स्तर की कोई पद ग्रहण करूंगा नहीं, कहता है ठीक है। दूसरा कहता है तो सुरक्षा सलाहकार बन जा, क्या मंजूर नहीं, सुरक्षा सलाहकार भी मुझे नहीं बनना है। तो क्या तीसरा कहते हैं मक्का मदीना चला जा, मक्का मदीना जाने का अर्थ है कि इसे देश निकासी कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया गया हो। तो बैराम खां ने कहता है कि मक्का मदीना जाने का इसने फैसला किया। और जब ये मक्का मदीना जा रहा था तो गुजरात का
मुबारक खां। कौन? मुबारक खां। मुबारक खां बैराम ये क्या करता है, इस बैराम खां को ये मुबारकबाद कह देता है कि जाते जाते मेरा भी संदेश लेके जाओ। अर्थात मुबारक खां ने इसको क्या किया, मार दिया, बैराम खां की हत्या कर दी गुजरात के मुबारक खां ने। फिर पता चलता है अकबर को बैराम खां की मृत्यु हो गई है, तो बैराम खां अकबर खां बैराम खां को क्या पकड़ के पुकारता था, खान बाबा। खान बाबा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैराम खां को अकबर क्या कह के पुकारता था, तो बैराम खां को अकबर खान बाबा कह के पुकारता था। अकबर को पता चला कि बैराम खां की मृत्यु हो चुकी है, तो इसकी विधवा पत्नी हो जाएगी। कौन? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैराम खां की विधवा पत्नी हो जाएगी। कौन? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। इसके साथ क्या कर लेता है, अकबर विवाह कर लेता है। अकबर क्या कर लेगा, इसके साथ विवाह। और दूसरा इस सलीमा बेगम का पुत्र होता है कौन? वही अब्दुल रहीम खान खाना, इसके नवरत्नों में शामिल होता है, अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना इसे बाद में उपाधि दी जाती है। तो पहला रुकिया बेगम, जिसे अपने चाचा के साथ 9 वर्ष की आयु में अकबर विवाह करता है। दूसरा सलीमा बेगम, जो बैराम खां की विधवा पत्नी हुई, और सलीमा बेगम के साथ विवाह बाद में कौन करेगा, अकबर कर देगा। तो ये इस तरह का ये युद्ध हो गया, बैराम खां की मृत्यु हो गई। बैराम खां की मृत्यु हुई, तो अब ये वापस बार गुजरात की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने बैराम खां को मारा है अपने सरक तो बदला लेने के लिए उधर जरूर जाएगा। कब? 1560, तो 1561 में तिलवाड़ा नामक स्थान पर, तिलवाड़ा नामक, इसे तिलवाड़ा युद्ध भी कह जाते हैं। तिलवाड़ा युद्ध, एक साइड कौन है, ये एक साइड आ जाएगा अपने अकबर, दूसरी साइड आ जाएगा बाज बहादुर। यही अकबर तिलवाड़ा पर अधिकार कर देता है, बाज बहादुर मारा जाता है, अकबर की क्या हो जाती है, इसमें विजय हो जाती है। अब अकबर जा रहा है मालवा की साइड। अब 1562 में एक मेवाड़ पर आ जाएगा एक बार। 1562 में ये कहा आ जाता है, आमेर की क्या कहानी हम ये भी देख लेते हैं। आमेर का एक साइड है अकबर, युद्ध नहीं होता है इधर, आपको जस्ट एक छोटी सी कहानी है। और इधर आ जाएगा आमेर का बारमल, आमेर यानी वर्तमान का जयपुर और बारमल। अकबर मेवाड़ आमेर की साइड आता है, और आमेर जाता है तब बारमल क्या करता है, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह प्रस्ताव इसके सामने रखता है। हरकाबाई का इसके सामने क्या रखता है, विवाह प्रस्ताव रखता है। लेकिन अकबर पहली बार में तो इसे ठुकरा देता है। फिर अकबर अपनी कूटनीति और राजनीति को देखते हुए एक तो सोचता है मेरा ये एक ऐसी शक्ति मेरे हाथ में लगी कि अगर मैं इसके साथ विवाह कर दूं तो पूरे राजपूताना पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और राजपूत एक ऐसी शक्ति लगेगी जिसके सहायता से मैं पूरे भारत पर अधिकार कर लूं। तो अपनी राजनीतिक व समझदारी के कारण वो ऐसा सोचकर इसके हरकाबाई के साथ विवाह कर देता है, और बारमल जो इसकी स्वाधीनता को अपनाने वाला पहला व्यक्ति बन जाएगा, यानी इसके अधीन होने वाला राजपूताना में पहला व्यक्ति। फिर ये जाता है 1563 की बात कर ले हम, 1564 दो कर देना यहाँ से डबल। 1564 में ये क्या कर देगा, गोंडवाना पर अधिकार कर लेगा, आराम से समझो, धीरे धीरे समझते जाओ। ये क्या क्या इसने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। अब हम 65 की बात करें तो वही अपने चित्तौड़ का आक्रमण पढ़ते हैं। वो सब अब हट गए, पहले बढ़ गए थे हम कि 61 से 62 पेटीकोट की सरकार में रहा, 63 में तीर्थ कर समाप्त किया, 64 में जजिया कर, तो वो सब तो आपको याद रखना है। हम इसके युद्ध पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से युद्ध इसने किए। गोंडवाना पर अधिकार कर लिया 64। फिर आ जाते हैं हम वही 1567-68 में, 1567-68 में चित्तौड़ का आक्रमण। इस समय एक साइड आ जाएगा वही अकबर, दूसरी साइड आ जाएगा उदय सिंह। ये चित्तौड़ की क्या कहानी, अब ये भी हम देख लेते हैं। उदय सिंह जब कहते हैं कि अधीनता स्वीकार करने के लिए हम बारमल ने की,
फिर अकबर चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। तो उस समय क्या हुआ, चित्तौड़ पर अधिकार किया तो उसने अधीनता स्वीकार नहीं की उदय सिंह ने, और अकबर ने क्या किया, हमला कर दिया। तो उदय सिंह यहाँ से भागकर तो चला गया गोकुंदा, गोकुंदा चला जाता है। गोकुंदा कहाँ है, उदयपुर में। फिर यहाँ पर अपना सारा राज का भार था जो किसको दे दिया, जयमल और फत्ता को। जयमल फत्ता, इन दोनों को कहा तुम संभालो। अकबर के सामने ये दोनों युद्ध कर रहे थे, डटिक रहे, सैनिकों को पराजित कर रहे थे। लेकिन अचानक अकबर की एक बंदूक थी जिसका नाम क्या था, बंदूक का नाम आ जाएगा अगर आपसे पूछ ले तो संग्राम। संग्राम की बंदूक से गोली लगकर जयमल के हाथ पर लग जाती है। जयमल के हाथ पे लगने के कारण वह अच्छे से युद्ध नहीं करता था। तब इसका आता है कौन, भतीजा, कौन है, कल्लाजी, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं, अपने चाचा को कंधे पर बैठाते हैं और चारों हाथों से युद्ध करते हैं। दो हाथों से कल्लाजी नीचे तलवारें चला रहे हैं और ऊपर बैठे जयमल जी तलवारें चला रहे हैं। तो इन्हें चार हाथों में अकबर इतना प्रभावी हुआ कि इन्हें साक्षात पीर की उपाधि भी देता है और इनकी मूर्तियां भी अपने दरबार में बनवाता है। कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले देवता, चार हाथ वाले देवता। देवता किसको, कल्लाजी राठौड़, क्योंकि अपने जयमल चाचा को कंधों पे बैठा और युद्ध में लोगों को धूल चटे और अंत में ये क्या होंगे, पराजित होंगे और अकबर यहाँ पर विजय हो जाता है। तो ये था चित्तौड़ का आक्रमण। अब हम बात कर ले 1569 के बारे में। 1569 पर भी जाते जाते 1569 रणथंभौर पर भी अधिकार कर लेता है। रणथंभौर पर क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा अकबर जाते जाते। तो आई होप ये आज के लिए इतना काफी होगा, बाकी का वीडियो हम करते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बचा हुआ अपने अकबर हम कल के टॉपिक में क्लियर करेंगे।